आज की कहानी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से है और ये कहानी करीब 32 साल पुरानी है। क्राइम तक में ऐसे कई सारी आपको कहानियां सुनाई जिसमें मैंने कहा कि वक्त बीतने के बाद बहुत सारे केस सॉल्व हुए। कुछ ऐसे केसेस थे जो उस वक्त फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं था, डीएनए इतना ज़्यादा नहीं था, तो बहुत सारे केस अनसुलझे रहे। लेकिन वक्त बीतने के साथ कहते फॉरेंसिक साइंस ने या डीएनए सैंपल के टेस्ट ने 30, 40, 50 साल पुराने केस को भी सुलझा दिया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई। आज की कहानी उससे हटकर और अलग इसलिए है कि एक केस जो 1989 में होता है, मतलब करीब 32 साल पहले, 30 साल के बाद उस केस को दोबारा खोला जाता है और 30 साल के बाद जो पुलिस है वो बिना किसी फॉरेंसिक एविडेंस, बिना किसी डीएनए, सिर्फ एक जो बेसिक पुलिसिंग होती है, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसके ज़रिए एक 30 साल पुराने केस को सुलझाती है। और कैसे, क्यों इतने वक्त लगा? बांग्लादेश में ये जो इंसिडेंट है, ये कत्ल का मामला, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा और 30 साल बाद दोबारा हाल में पिछले 2 साल पहले ये काफ़ी सुर्खियों में रहा। बात है 25 जुलाई 1989 की, 25 जुलाई 1989। सगीरा मुर्शिद सलाम, एक 34 साल की लेडी, 25 जुलाई की दोपहर को अपने घर से रिक्शे पे निकलती हैं। इनकी एक बेटी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ पे बहुत ही एक नामी स्कूल है, विकारुन निसा स्कूल एंड कॉलेज, ये ढाका के बेली रोड पर है। तो सगीरा अपने घर से निकलती हैं रिक्शे पे, स्कूल की छुट्टी का वक्त था, उनका रूटीन था डेली, और वो उसके बाद, ये खुद एक रिसर्चर थी वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में ढाका में, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, तो रिक्शे पे जाती हैं और बेटी को लेने के लिए। तभी रास्ते में अचानक बेली रोड के करीब, स्कूल से पहले ही, एक मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान, और वो अचानक सगीरा का चेन झपटने की कोशिश करते हैं, जो गले में पहना हो, हाथ मारते हैं, झपट्टा मारते हैं। और फिर जब वो विरोध करती हैं तो उनमें से एक अपनी रिवॉल्वर निकालता है और सगीरा की तरफ निशाना करके गोली चला देता है। गोली सगीरा को लगती है, वो घायल हो जाती हैं। रिक्शे वाला बदहवास था, तब तक गोली की आवाज़ सुनकर, और ये कई लोग देख रहे थे, राहगीर, क्योंकि चलती फिरती सड़क थी, भीड़ जमा हो जाती है, लहूलुहान सगीरा को देखते हैं। उसके बाद कुछ लोग फ़ौरन मदद के लिए आगे आते हैं और सगीरा को पास के अस्पताल में ले जाते हैं। इधर हमलावर मोटरसाइकिल सवार दोनों भाग चुके थे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर सगीरा को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, मौत हो चुकी थी। अब इसके कई विटनेस थे, तो उन तमाम विटनेस ने बताया कि कुछ लोगों ने देखा कि कुछ मोटरसाइकिल पर आए, चेन झपटने की कोशिश की, सगीरा ने विरोध किया, उन्होंने गोली चला दी और इसी में सगीरा की जान चली गई। मतलब मामला कुल मिलाकर झपटमारी का था। अब ढाका पुलिस इस मामले की जांच करती है। मामला एक हाई प्रोफाइल परिवार का था, क्योंकि सगीरा के परिवार में उनके हस्बैंड अब्दुल सलाम, वो भी अच्छे खासे एक अच्छी शख्सियत वहाँ की, उनके शौहर के जो बड़े भाई थे वो डॉक्टर थे, अच्छे खासे उनका नाम था, डॉक्टर हसन अली चौधरी। तो पढ़ा लिखा पूरा परिवार था। ढाका की पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पीआईबी है, जैसे हमारे देश में अलग अलग होती है स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच, तो ढाका में पीआईबी है, उसको ये मामले को सौंप दिया जाता है। वो मामले की जांच करती है और पुलिस अपने यहाँ, चाहे देश अलग अलग हमारा हो गया हो, बट गया हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई चीज़ें क्राइम के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में बड़ी आज भी सिमिलरिटी है। तो उन्हें पता है कि एक झपटमारी का केस है, कई लोगों ने कहा, वो इधर उधर से झपटमारों की लिस्ट निकालते हैं, पता करते हैं कौन है। उसके बाद उसमें से एक मोंटू नाम का थोड़ा सा बदमाश टाइप का लड़का पुलिस उठा लेती है। उठाने के बाद 17 जनवरी 1991, ये 89 में केस हुआ था, 2 साल लगते हैं। 2 साल के बाद पुलिस इस मामले की जांच करने के बाद ढाका की लोअर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है और इस चार्जशीट में इकलौता एक्यूज जो बनाया, जिसको आरोपी कातिल के तौर पर, वो मोंटू नाम का एक शख्स था। पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, कोर्ट में चार्जशीट एक्सेप्ट हो जाता है। अब इसके बाद कोर्ट जो है, इस चार्जशीट में कुछ गवाहों के नाम भी दिए गए थे, तो उन गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाता है, एक एक करके गवाही होती है। जब ये गवाही चल रही थी उसमें 2-3 गवाह एक नाम लेते हैं और वो नाम था मारूफ रज़ा। तो अदालत भी चौंकती है नाम सुनकर कि इस कत्ल में जो चश्मदीद है वो मारूफ रज़ा का नाम क्यों ले रहे हैं। मारूफ रज़ा की पहचान उस वक्त ये थी कि वो बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर थे, उनका रिश्तेदार था। अब एक होम मिनिस्टर जिसके अंदर में पूरे देश की पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी, उसका एक रिश्तेदार,
फिर पुलिस के लिए भी हाथ डालना आसान नहीं। तो जब 6 गवाहों को पेश किया गया और उनमें से 3-4 गवाहों ने मारूफ रज़ा का नाम लिया तो लोअर कोर्ट को कुछ लगा। फिर लोअर कोर्ट ने पुलिस से कहा कि ये आप देखिए। पुलिस ने मारूफ रज़ा को खैर उठाया, इंट्रोगेट किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन कोर्ट जो है वो इस जिद पर अड़ गई कि नहीं, इस नए गवाही के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट है, एक नया कैरेक्टर आ रहा है, तो इस मामले की आप फिर से जांच कीजिए। और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया। अब जो पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है पीआईबी ढाका की, कोर्ट के कहने पे दोबारा मामले की जांच शुरू कर देती है। और अब इस जांच में मेन जो किरदार था वो मारूफ रज़ा था, तो उसको सामने रखकर अब वो तफ्तीश शुरू करती है। अब मारूफ रज़ा एक हाई प्रोफाइल होम मिनिस्टर का रिश्तेदार, जैसे उसका नाम आता अखबारों में हेडलाइन छप जाती है। इसी के बाद मारूफ रज़ा सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाता है ढाका। और ढाका हाई कोर्ट 1991 में ही 17 जनवरी को चार्जशीट दाखिल हुई थी जिसमें मोंटू नाम का शख्स था। 27 उसके बाद शायद अप्रैल या मई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब इसको दोबारा जांच कीजिए। उसके बाद 27 मई 1991 कोर्ट कहती है अब दोबारा जांच कीजिए। कोर्ट अपनी जांच करती रहती है। लेकिन इसी बीच में अब मारूफ रज़ा ढाका हाई कोर्ट पहुंच जाता है और ढाका हाई कोर्ट जाकर कहता है कि मीडिया में और तमाम जगहों पे उसका नाम आ रहा है, उसके ख़ानदान और उनकी मतलब बदनामी हो रही है और इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, जानबूझकर पुलिस साजिशन उसे फंसा रही है, तो इसलिए इस जांच को रोका जाए जो उसके खिलाफ जारी है। हाई कोर्ट में जब वो पहुंचा और उसने ये सारी दलील रखी, उसके वकील ने, ढाका हाई कोर्ट ने 1991 में एक ऑर्डर पास किया और कहा कि इस मामले में अब आगे कोई जांच नहीं होगी, जो मतलब चार्जशीट था वही होगा और आगे कोई जांच नहीं होगी, बात आई गई होगी। शायद मुझे लगता है कि कत्ल के किसी मुकदमे में इतना लंबा किसी जांच को रोकने का ये इसके बाद कोई दूसरा मिसाल है नहीं। मैंने इंडिया में भी ऐसा खंगाला कि किसी कोर्ट का कोई इंस्ट्रक्शन हो कि फ़िलहाल इसके खिलाफ जांच ना हो, या इस मामले की जांच रोक दीजिए, वो भी कत्ल जैसे हीनियस मामले की, तो मुझे मिला नहीं कोई एग्जाम्पल। शायद बांग्लादेश में भी इकलौता मिसाल है। तो इकलौती मिसाल इसलिए कि 30 साल बीत गए। ढाका हाई कोर्ट का फैसला कि इस मामले की अब जांच आगे नहीं होगी और उस कत्ल के मामले की जांच रोक दी गई। अब उधर पुलिस ने चार्जशीट में मोंटू नाम के कैरेक्टर को रखा था, इधर नया कैरेक्टर मारूफ रज़ा था। इसके ऊपर जांच हो नहीं सकती क्योंकि कोर्ट ने रोक दिया। धीरे धीरे वक्त बीता, जो पुलिस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है पीआईबी वो भी भूल गई, घर वाले भी भूल गए, सभी भूल गए और वक्त बीतता गया। सगीरा का न कातिल मिला, न कत्ल की वजह पता चली और ये मामला फाइलों में दबकर रह गया। 30 साल गुजर गए। 2019 26 जून 2019 सगीरा के हस्बैंड अब्दुल सलाम ने बीच में काफ़ी कोशिश की कि इस केस को खोला जाए, उनकी पत्नी का जो भी कातिल है बीवी का वो सामने आए। तो उनकी कोशिश चलती रही। आखिरकार 26 जून 2019 को हाई कोर्ट ने 30 साल बाद ये ऑर्डर दिया कि नहीं, इस मामले की दोबारा जांच की जाए। मतलब 30 साल तक एक जांच पे खुद कोर्ट उस जांच को रोक के बैठी हुई और 30 साल बाद बहुत सारे इस दौरान बिना मालूम कितने जज आए चले गए। वही हाई कोर्ट का एक दूसरा जज कहता है कि इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए क्योंकि इंसाफ होना चाहिए। 26 जून 2019 को कोर्ट का ऑर्डर आया। उसी पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि पीआईबी के पास, पीबीआई के पास ये मामला गया। कहा कि आप जांच कीजिए। अब 30 साल बीत गए, गवाह भी उसमें से कई सारे मर गए, ले दे के कागज़ पे एक मोंटू, बाकी कोई ऐसा एविडेंस नहीं, कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं, कोई डीएनए नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। अब 30 साल पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ना है। पीबीआई के सामने ये चैलेंज है। जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया 2019 में तो एक बार फिर हेडलाइन बनी, सुर्खियां बनी। तो पुलिस के लिए भी चैलेंज था ये केस। इस केस को जो देख रहे थे उसके एक अफसर ने फिर बाद में इंटरव्यू में बताया कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो उनके सामने बड़ी दिक्कत थी कि करें क्या, कहाँ से शुरू करें। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, सबसे आसान तरीका इन्वेस्टिगेशन में ये है कि जहाँ पे आखिरी छोड़ा था वही सिरा पकड़ो और आगे बढ़ो, शायद कुछ मिल जाए। तो अब आखिरी इन्होंने क्या छोड़ा था? आखिरी ये था कि मारूफ रज़ा नाम का एक कैरेक्टर आया, वो हाई कोर्ट पहुंच गया, उसने जाके कहा कि आगे की जांच नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ, और वहीं पे कोर्ट का ऑर्डर आया और जांच रुक गई। तब पुलिस के दिमाग में ये कि मारूफ रज़ा क्यों चाहता था कि उसका या इस मामले की जांच ना हो, उसका इससे क्या लेना देना। अब पुलिस ने मारूफ रज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। इसके बाद उस वक्त के जो गवाह थे, विटनेस थे, उस ज़माने में जो चार्जशीट की थी, उनको एक एक कर जो जिंदा बचे थे उनको टटोलना शुरू किया।
उस मोंटू को, जिसको चार्जशीट में इकलौता शुरुआती स्टेज पर कातिल बताया गया था, उसको ग्रिल किया। इन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस को एक नई जानकारी मिली, और वो ये कि सगीरा का अपने घर में अपनी, मतलब एक तो उनके शौहर के जो भाई थे, उनकी बीवी थी ख़ासतौर पर, उनसे बनती नहीं थी और अक्सर खटपट रहता था। और सगीरा के हस्बैंड के भाई डॉक्टर थे। लेकिन ये खटपट हर घर में होता है, तो इससे कत्ल का क्या लेना देना, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब पुलिस ने रीविजिट किया उसी बेली रोड पे जहाँ पे गोली मारी गई थी 30 साल पहले, 25 जुलाई 1989 को, 1989 को। और वहाँ जाकर फिर पुलिस ने सारे पुराने फाइल, सारे कैरेक्टर को जिंदा करना शुरू किया, देखना शुरू किया कौन कौन था। उन्हीं में से एक टीम को फिर याद आया कि जिस रिक्शे पे सगीरा को गोली मारी गई थी, वो रिक्शा वाला जिंदा है कि नहीं है। पता चला कि नहीं, जब ये हुआ था तब उस रिक्शे वाले की उम्र बड़ी कम थी, करीब नौजवान था, 28-30 साल का होगा, तो 55-60 का हो गया होगा। पुलिस ने रिक्शे वाले की तलाशना शुरू किया, कुछ दिन निकले, लेकिन वो रिक्शा वाला मिल गया। अब पुलिस ने उससे बयान लिया और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। रिक्शे वाले ने कहा कि वो 25 जुलाई को जब सगीरा को अपने साथ लेकर स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में अचानक उसके रिक्शे के सामने एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे हुए आए, और उनमें से एक को देखकर सगीरा ने कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और इसके बाद खैर चेन छीना और गोली मारी और चला गया। अब यहाँ से पुलिस को अब तक जो कहानी थी वो ये थी कि एक झपटमारी चेन स्नेचिंग का केस था, और चेन स्नेचिंग के दौरान विरोध करने पर हमलावरों ने गोली मार दी। लेकिन रिक्शे वाला ये कह रहा है कि सगीरा ने उसको देखते ही कहा था कि अरे तुम यहाँ कैसे और क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब है जो भी हमलावर है वो जान पहचान का है, और सगीरा उसे जानती थी। तो अगर वो उसे जानती थी तो फिर ये अचानक होने वाला लूट का इंसिडेंट नहीं था। अब यहीं से पुलिस ने फिर तफ्तीश आगे बढ़ाई। धीरे धीरे सगीरा के फैमिली को ग्रिल करना शुरू किया। ग्रिल करते करते एक नया क्लू मिला। पता चला जिस मारूफ रजा का नाम बार बार जो होम मिनिस्टर का रिश्तेदार था आ रहा था, सगीरा के हस्बैंड के बड़े भाई जिनका नाम डॉक्टर हसन अली चौधरी, वो एक नामी डॉक्टर, तो उनका पेशेंट हुआ करता है मारूफ रजा। वो अक्सर उनकी क्लिनिक में इलाज कराने आता था। तो अब यहाँ पे एक रिश्तेदार के साथ मारूफ रजा का कनेक्शन जुड़ गया। फिर पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ कई बार ये इलाज कराने आया। पुलिस ने वो सारे उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स और ये जो फाइल क्लिनिक की थी सारी चीज़ें भी निकालने की कोशिश की। इस दौरान में डॉक्टर हसन अली चौधरी, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ 2019 में, ढाका से बाहर थे। पुलिस जांच करती रही और वक्त का इंतज़ार करती रही। जैसे ही डॉक्टर हसन अली वापस लौटते हैं ढाका, पीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि आपके ऊपर सगीरा के कत्ल का इल्ज़ाम है। इसके बाद डॉक्टर हसन अली की चौधरी की पत्नी, जो बीवी हैं उनकी, सैयदतुल महमूदा शाहीन, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है कि आपने इस कत्ल में मदद की। महमूदा शाहीन के भाई अनस मोहम्मद को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है इस कत्ल के लिए, और साथ में गिरफ्तार करती है चौथे शख्स मारूफ रजा को, क्योंकि वो सुपारी किलर था। 30 साल के बाद कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 2019 जून में सिर्फ 5 महीने लगाए पीबीआई ने, पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, और इन 5 महीनों में 30 साल पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ते हुए सगीरा का केस सॉल्व कर दिया। कहानी ये थी कि सगीरा की अपने घर में अपने रिश्तेदारों से नहीं बनती थी, ख़ास तौर पर उसके शौहर के बड़े भाई, उनकी पत्नी जो थी बीवी सैयदतुल्लाह महमूदा, उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। घर में दखल ज़्यादा था सगीरा का, ये लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। जायदाद और बाकी चीज़ों का भी इशू था। बार बार अपनी बीवी के कहने पर डॉक्टर हसन अली चौधरी ने कहा कि ठीक है, घर में इतना बीवी का फोर्स है और फ़ायदा भी है। उन्होंने सगीरा को रास्ते से हटाने का तरीका सोचना शुरू किया। इसी दौरान मारूफ रजा, उनके क्लिनिक में मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। उन्होंने उससे बताया, उसने कहा ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। जो बांग्लादेशी टका है 25,000 उस ज़माने में 1989 में, उस 25,000 रुपये में सुपारी दी मारूफ रजा को। मारूफ रजा ने 2 सुपारी किलर हायर किए और फिर 25 जुलाई 1989 को स्कूल के करीब बेली रोड पर सुपारी किलर ने सगीरा की हत्या कर दी। लेकिन एक रिक्शे वाले का यह बयान कि किलर ने झपटमारी से पहले उसको सईदा ने पहचान लिया था, सगीरा ने, केस को खोल दिया। तो 30 साल बाद इस तरीके से ये केस सुलझा। तो एक अदालत की वजह से जिस कत्ल के मामले को 30 साल तक दबा कर रखा गया,
उसी अदालत के एक दूसरे जज के फैसले की वजह से 30 साल के बाद उस मामले की फाइलें दोबारा खुली और सिर्फ 5 महीने में पूरा मामला सुलझ गया। ये चारों डॉक्टर हसन अली चौधरी, सैयदतुल महमूदा शाहीन, अनस मोहम्मद और मारूफ रज़ा जेल में है इस वक्त। इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है और फाइनल अभी फैसला नहीं आया। जब आएगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसमें बहुत सारे गवाह भी सामने आ गए और सबसे बड़ी बात यह है कि 1991 में सगीरा के कत्ल के लिए जिस मोंटू नाम के नौजवान को पुलिस ने पकड़कर मेन कातिल बताया था, उसको इस चार्जशीट से हटा दिया गया और कहा गया कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उस वक्त पुलिस ने अपने केस को सुलझाने के नाम पर एक गलत आदमी को फंसा दिया था और इसीलिए चार्जशीट में उसका नाम दिया था। तो एक बेगुनाह बाहर हो गया और 4 जो असली गुनहगार थे 30 साल के लंबे इंतज़ार के बाद सगीरा के कत्ल के इल्ज़ाम में फ़िलहाल सज़ा काट रहे हैं।